और सचमुच यहां आने के बाद जो कुछ भी प्रत्यक्ष हमने अपनी आंखों से देखा है, मैं कह सकता हूं कि गोवा में ऐसे स्मारक की मैंने कल्पना नहीं की थी। गोवा का लिबरेशन कैसे हुआ है, केवल गोवा की सीमा में रहने वाले लोगों ने ही अपना बलिदान नहीं दिया है, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में रहने वाले लोगों ने गोवा को अपना मानकर गोवा के लिए बलिदान दिया है, तब आज यह जाकर गोवा मुक्त हुआ है। मैं बार बार डॉक्टर प्रमोद सावंत और उनकी गवर्नमेंट, पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। वह कोंकणी में बोल रहे थे, काश यदि मैं कोंकणी समझ जाता तो मैं एक्सटेम्पोर्ड में बोल लेता उन्हीं से पॉइंट लेकर, लेकिन मैं समझ नहीं सकता था, इसलिए मैं एक्सटेम्पोर्ड नहीं बोल पाऊंगा। और मैं मानता हूं कि मेरा जो इस गोवा की धरती पर आना हुआ है, मैं यदि यह कहूं कि गोवा की धरती पर आना मेरे लिए बहुत ही सार्थक रहा है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। यहां पर पब्लिक मीटिंग्स के लिए चुनाव के दौरान आता रहा हूं, अन्य कभी कोई दूसरे कार्यक्रम रहे हैं इसलिए आता रहा हूं, लेकिन ऐसे भव्य स्मारक के अनावरण के अवसर पर मुझे आने का अवसर प्राप्त होगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वीरों की इस भूमि पर आज मैं उन महान आत्माओं को स्मरण करता हूं और उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन भी मैं अर्पित करता हूं, जिन्होंने गोवा की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। साथियों, इस हुतात्मा स्मृति स्मारक के उद्घाटन के अवसर पर मैं समस्त रणवासियों और उनके परिवारजनों और समस्त देशवासियों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोवा के चीफ मिनिस्टर, उनकी पूरी टीम को मैं इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उसकी मैं सराहना करता हूं। साथियों, पत्रा देवी का यह शहीद स्मारक उस अमर बलिदान की स्मृति का प्रतीक है जिसने भारत की आजादी के अंतिम अध्याय को लिखा तो स्याही से नहीं लिखा, इंक से नहीं लिखा, अपने जिस्म के रक्त से लिखा है। मैं मानता हूं यह वह तीर्थ है जहां भारत के विभिन्न कोने से आए वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया है कि भारत कोई ऐसा वैसा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र है। भारत के स्वाभिमान पर यदि कोई पैनी नजर उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत भारत के अंदर है, यह स्मारक संदेश देता है। और उसी राष्ट्र की एक अभिव्यक्ति हमें आज यहां प्रत्यक्ष अपने आंखों से दिखाई दे रही है, जब हम सब अपने पूर्वजों के प्रति यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथियों, यदि हम गोवा का इतिहास देखों तो इस राज्य का इतिहास भी इसकी ज्योग्राफी की तरह बहुत ही गौरवशाली है। सातवाहनों, बादामी के चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, कदंबों और विजयनगर साम्राज्य जैसे अनेक शक्तिशाली राजवंशों ने गोवा में शासन किया। 16वीं सेंचुरी में पुर्तगालियों का यहां आना हुआ और फिर धीरे धीरे पूरा गोवा उनके औपनिवेशिक शासन के अधीन आ गया। लेकिन एक स्वतंत्र समाज बहुत ज्यादा दिनों तक पराधीनता के बेड़ियों में जकड़ा नहीं रह सकता और गोवा की जनता ने इस शासन, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आवाज उठाने का काम किया। गोवा की स्वतंत्रता का संघर्ष गोवा की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे देश के लोगों की यह जिम्मेदारी बन गया था। देश के कोने कोने से आकर लोगों ने गोवा को मुक्त कराने के लिए अपना बलिदान दिया है, अपने जिस्म का पसीना बहाया है। भारत के विभिन्न भागों से अनेक समूहों ने गोवा की ओर शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने के लिए कूच किया। मुझे बतलाया गया कि पंजाब से करनैल सिंह, मध्य प्रदेश से सहोदरा देवी, महाराष्ट्र से मधुकर दामोदर चौधरी, अब अनेक राज्यों से अनेक सत्याग्रही इस गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने के लिए आए। हजारों लोग यह जानते हुए कि गोवा की ओर बढ़े तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लंबे समय तक हमको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है
और इतना ही नहीं, बल्कि हमको मृत्यु को भी गले लगाना पड़ सकता है, उसके बावजूद वह गोवा की तरफ कूच किए। यह उनका साहस था कि वे निहत्थे, शांतिपूर्ण और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते गए। बीडी शिटाले के नेतृत्व में लगभग 2500 सत्याग्रही पत्रा देवी पहुंचे थे, ऐसा मुझे बतलाया गया। वैसे तो पत्रा देवी सत्याग्रह के उन सत्याग्रहियों में सभी महत्वपूर्ण थे, सबकी अपनी अपनी एक विशेष प्रकार की कहानियां भी थी, लेकिन मैं उनमें से कुछ नामों का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की एक युवा विधवा मैंने देखा यहां पर, सहोदरा देवी के नाम से मैं समझता हूं कि हर गोवावासी अच्छी तरह परिचित होगा, अथवा जो गोवा के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानता होगा वह परिचित होगा। वे अपने हाथों में तिरंगा लेके आगे बढ़ रही थी। यह वीडियो प्ले जो हो रहा था उसमें मैंने देखा, जब पुर्तगाली सैनिकों ने सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाई तो सहोदरा देवी को भी गोली लगी, वह शहीद हो गई, लेकिन उनके हाथ से भारत की आन बान शान का प्रतीक यह झंडा, तिरंगा झंडा उन्होंने नहीं छोड़ा था। भारत के इस आन बान शान के प्रतीक तिरंगे झंडे को उन्होंने गिरने नहीं दिया। यह केवल उनके हाथ में ही नहीं था, यह उनके हृदय में था। भारत का तिरंगा झंडा, यदि मैं कहूं कि उनकी आत्मा में बसा हुआ था, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, यह कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा। साथियों, पत्रा देवी सत्याग्रह से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण नाम करनैल सिंह बेनीपाल का है। वे पंजाब के एक युवा सत्याग्रही थे। जब सहोदरा देवी को गोली लगी तो वे आगे आए और उन्होंने पुर्तगाली सैनिकों के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया, अपने सीने का बटन खोलकर। वे केवल 25 वर्ष के थे। कुछ ही महीने पहले उनका विवाह हुआ था, कल्पना कीजिए। किंतु उन्होंने गोवा की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में रंच मात्र ही संकोच नहीं किया था। इस सत्याग्रह में कई अन्य लोग भी शहीद हुए। मधुकर दामोदर चौधरी, श्री राम सिंह, कल्याण जी शर्मा जैसे नाम भी गोवा के स्वतंत्रता के संघर्ष के इतिहास का हिस्सा बन गए थे। इनमें से प्रत्येक का अपना जीवन था, प्रत्येक के अपने जीवन के सपने थे, प्रत्येक का एक अपना जीता जागता परिवार था। किंतु उन्होंने गोवा आजाद होना चाहिए यह संकल्प ले रखा था, इसलिए न परिवार की चिंता की उन्होंने, न अपनी चिंता की, बल्कि गोवा की आजादी के लिए वो शहीद हो गए। कैसे गोवा ही नहीं, मैं कहता हूं कि पूरा भारत इसे नहीं भूल सकता। और आज पत्रा देवी के सत्याग्रहियों का नाम बलिदान, साहस और राष्ट्रभक्त के प्रतीक के रूप में अंकित है। और मैं तो कहूंगा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से, जितने लोग भी ऐसे हैं आपने नाम अंकित किया है, और इस पर रिसर्च करिए, पता लगाइए कि जिन लोगों ने भी गोवा को आजादी दिलाने में अपने जिस्म का पसीना बहाया है, अपने जिस्म का खून बहाया है, ऐसा एक व्यक्ति छूटने न पाए जिसका नाम यहां के पत्थरों पर अंकित न हो। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषताओं में से यदि मैं कहूं, सबसे बड़ी विशेषता हमारे भारत देश की क्या है, वह नेशनल कंससनेस है, राष्ट्रीय चेतना है। भारत हमेशा से कल्चरल और सिविलाइजेशनल कंट्री नहीं, बल्कि भारत एक कल्चरल सिविलाइजेशनल आइडिया रहा है। आज के भारत में जब हम रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म पर बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन सब नैरो माइंडेड थॉट से ऊपर एक भावना है, जो सबसे महत्वपूर्ण वह भावना है, वह है हमारी नेशनल यूनिटी, राष्ट्र की एकता। पत्रा देवी का इतिहास हमें इसी यूनिटी का सबसे सक्सेसफुल लेसन देता है। पत्रा देवी के इतिहास हमें संदेश देता है कि भारत को बांटने वाली पहचानें अनेक हो सकती हैं, लेकिन भारत को जोड़ने वाली पहचान केवल वह एक है, और वह है भारतीय होने की पहचान।
भारतीय होने की पहचान यही भाव था ना, इसीलिए ना गोवा की मुक्ति के लिए, जबकि सारा देश आजाद हो चुका था, केवल गोवा ही मुक्त नहीं हुआ था। दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति रहा हो, क्यों गोवा के लिए बलिदान देने के लिए आया, क्यों गोवा को आजाद कराने के लिए आया? यही भाव था। उस सत्याग्रह में एक ही आइडेंटिटी सबसे ऊपर थी, भारतीय होने की आइडेंटिटी। यही एक पहचान कि हम भारतीय हैं, इसलिए गोवा स्वतंत्र होना चाहिए, हमारा हिस्सा है, हमारा है, वहां के रहने वाले लोग हमारे हैं। और अपनी यही पहचान हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पत्रा देवी की भूमि पर सत्याग्रहियों ने अपना मॉरल करेज दिखाया। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से भी खड़ा होना जानता है, जरूरत पड़ी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानता है। साथियों, लेकिन जब एक सॉवरेन नेशन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का प्रश्न सामने हो और पीसफुल इफर्ट्स अपनी सीमा तक पहुंच जाएं, तब किसी राष्ट्र को अपने सामर्थ्य का उपयोग करने का भी अधिकार यह होता है, किसी भी राष्ट्र को। इसी एक नेशनल रिजॉल्व, एक किसी राष्ट्रीय संकल्प की परिणति आगे चलकर ऑपरेशन विजय में भी आप लोगों ने देखी होगी। एक रक्षा मंत्री के रूप में कहते हुए मुझे हर्ष और गौरव की अनुभूति होती है। हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने जिस प्रोफेशनलिज्म, जिस करेज और जिस डिसिप्लिन के साथ गोवा की मुक्ति के अभियान को सफल बनाया, वही हमारे भारतीय सैन्य इतिहास का एक इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है। 1961 में हमारी सेनाओं ने कुछ ही समय के भीतर जिस पराक्रम का परिचय दिया, वह देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सैन्य इतिहास में वह एक नजीर बन गया था, एक मिसाल बन गया था, उदाहरण बन गया था। हमारी सेनाओं ने जिस आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया, वही परंपरा आज अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर सेनाओं के रूप में लगातार आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप जानते होंगे। ऑपरेशन सिंदूर, इसका एक बड़ा उदाहरण सारी दुनिया के सामने मौजूद होगा। हम दुनिया के किसी देश को आंख दिखाना नहीं चाहते, हम आंख दिखाना जानते भी नहीं है, लेकिन यह आंख दिखाने की जो यदि कोई कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत भारत के अंदर है। बहनों भाइयों, यह हम जानते हैं और यह करके ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा होगा, हमारे सेना के जवानों ने दिखा दिया है। भारत किसी भी सूरत में अपना मस्तक झुकने नहीं देगा। साथियों, आज हमारे पास अत्याधुनिक साजो सामान, वारशिप्स, फाइटर प्लेन्स, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, उन्नत रडार, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता और दूर तक प्रभाव डालने वाली हमारे पास हवाई शक्ति भी है। इसलिए गोवा मुक्ति दिवस केवल अतीत के सैन्य पराक्रम को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि भारत की सॉवरेनिटी, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सेनाएं सदैव सजग, सक्षम और तैयार रहनी चाहिए। और इस देश के रक्षा मंत्री के रूप में आपको कहना चाहता हूं, हमारी सेनाएं आज तैयार हैं। साथियों, गोवा की मुक्ति भारत की अखंडता और स्वाभिमान की पुनर्स्थापना थी। 19 दिसंबर 1961 को गोवा अंततः पुर्तगाली शासन से मुक्त हो गया। और मैं कहना चाहूंगा, पता नहीं यहां होता है कि नहीं होता है, 19 दिसंबर या 19 दिसंबर 1961 को जो गोवा मुक्त हुआ है, प्रमोद जी, एक बार इस स्मारक पर भी उस दिन होता है, प्रतिवर्ष होता है। बहुत अच्छा, बधाई। और मैं मानता हूं यह उन सत्याग्रहियों के बलिदान के बिना संभव नहीं था। यह आजादी है जिन्होंने वर्षों पहले पत्रा देवी जैसे स्थानों पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। यदि यह प्राणों की आहुति न दी होती तो इतनी बड़ी सभा यहां इस स्थान पर न हो पाती। मेरे मित्रों, उनका बलिदान ही था जिसने भारत सरकार और भारतीय समाज को यह संकल्प दिलाया कि गोवा के हर स्थिति में स्वतंत्र कराया जाएगा। ऑपरेशन विजय का सैन्य अभियान भी उसी संकल्प की एक परिणति थी। आज हम सब स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए
कि यह स्वतंत्रता हमको अनायास नहीं मिली है, यह पसीना बहाने से ही नहीं मिली है, यह जिस्म का खून बहाने से मिली है, अपना बलिदान देने से मिली है। हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने बलिदान दिया है, तब आज भारत दुनिया के कमजोर देशों में नहीं गिना जाता, बल्कि आज हमारा भारत हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो जिस गंभीरतापूर्वक बातों को लिया जाना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है, भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बनी है। साथियों, यह स्मारक हमें कई संदेश भी दे रहा है। यह हमसे केवल यह याद रखने के लिए नहीं कह रहा है कि हमारे सत्याग्रहियों ने यहां पर बलिदान दिया था, यह हमें इस बात को सोचने को भी मजबूर कर रहा है कि आखिर वो सभी सत्याग्रही अपना घर, अपना समाज छोड़कर इतनी दूर क्यों आए थे, वह किस आदर्श में विश्वास करते थे, वह कौन सी ऐसी चीज थी जो इंस्पायर करती थी उनको कि हमको अपना घर छोड़कर गोवा की मुक्ति के लिए जाना चाहिए। साथियों, दरअसल वे सब लोग अपना घर समाज छोड़कर गोवा इसलिए आए क्योंकि उनके लिए यह देश एक विचार था, यह देश एक आत्मा थी, और उस आत्मा के किसी एक हिस्से को भी गुलामी की बेड़ियों में बंधे रहना उन्हें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं था। उन्होंने राष्ट्र को केवल नक्शे पर नहीं देखा था, उन्होंने इस भारत राष्ट्र को अपने हृदय में अनुभव किया था, इसलिए वह गोवा की आजादी के लिए आए। उनके लिए पंजाब की पीड़ा केवल पंजाब की पीड़ा नहीं थी, मध्य प्रदेश की पीड़ा केवल मध्य प्रदेश की पीड़ा नहीं थी, गोवा की पीड़ा केवल गोवा की पीड़ा नहीं थी। इसलिए गोवा की मुक्ति का संघर्ष भी मैं मानता हूं यह केवल गोवा का संघर्ष नहीं था, बल्कि वह एक राष्ट्रीय चेतना, नेशनल कॉन्शसनेस का संघर्ष था, जिसमें भारत को यही नेशनल कॉन्शसनेस भारत को एक सूत्र में बांधती है। यहां पंजाब का युवा आया, मध्य प्रदेश की बेटी आई, महाराष्ट्र के सत्याग्रही आए, और सबने मिलकर बता दिया कि भारत की सीमा को नक्शे से नहीं, भारतीयों के संकल्प से तय की जाती है, नक्शे से नहीं तय होती है, भारत के जवानों के संकल्प से तय होती है। मैं जब इस पात्रा देवी के इस स्मारक को देखता हूं तो साथियों, मुझे यहां पर भारत की जीवंत एकता का संदेश मिलता है। यह जीवंत एकता की प्रतीक है आपकी स्मारक। गोवा की स्मारक कोई साधारण स्मारक नहीं है। मुझे यहां वह भारत दिखाई देता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने की क्षमता रखता है, किसी भी दूसरे प्रदेश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने के लिए वह तैयार रहता है। यही भाव पत्रा देवी को एक तीर्थ के समान बना देता है। मेरे बहनों भाइयों, साथियों, 1961 में जब गोवा आजाद हुआ तो हमारे सत्याग्रहियों ने जिस डेवलप्ड गोवा, जिस विकसित गोवा और जिस विकसित भारत का संकल्प देखा होगा, उस संकल्प की ओर भी आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 1961 के भारत और 2026 के भारत में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। जमीन आसमान का अंतर है। 1961 का भारत और 2026 का भारत, जमीन आसमान का अंतर है। आज भारत की हैसियत दुनिया में क्या है यह बतलाने की जरूरत नहीं है। आज हमारी सेना नई नई टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है। हमारी नेवी ब्लू वाटर से लेकर स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम स्पेसेस तक भारत के इंटरेस्ट की रक्षा कर रही है। हमारी एयरफोर्स हमारी आसमानों की सुरक्षा कर रही है, और तीनों सेनाएं ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। साथियों, आज भारत के पास एक विशाल इकोनॉमी है।
कल्पना करिए कि जो भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता था, आज वो हमारा भारत इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। यदि वेस्ट एशिया की क्राइसिस न पैदा हुई होती बहनों भाइयों, तो शायद आज हम यहां खड़े होकर यह कह सकते थे कि वह दिन दूर नहीं है कि विद इन 6 मंथ और विद इन 1 ईयर यदि न हुआ होता, यह क्राइसिस न पैदा हुई होती, तो हम कहते कि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आज खड़े हो गए। यह होकर रहेगा, यह होकर रहेगा। आज भारत फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर वारशिप्स, मिसाइल्स, राडार्स, ड्रोन्स और एडवांस डिफेंस सिस्टम तक अनेक क्षेत्रों में अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। हम अपनी धरती पर भी बना रहे हैं। जो दुनिया के दूसरे देशों से हम खरीदते थे, अब भारत की धरती पर बन रहा है वह सब कुछ, और भारतीयों के हाथों से बन रहा है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे यहां से एक्सपोर्ट डिफेंस आइटम्स का, हथियारों का, दुनिया को 600 करोड़ का होता था, लेकिन 2014 में अपनी गवर्नमेंट आने के बाद हम आज अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर जो एक समय कुछ 1000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज 1,80,000 करोड़ तक हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहुंच गया है। 1,80,000 करोड़ पहुंच गया है। आज भारत वेपन्स का केवल बायर नहीं रह गया है, ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंट एक एक्सपोर्टर भी भारत बन रहा है। जिस भारत की बेटियां कभी स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह की अंतिम पंक्ति में खड़ी थीं, आज उसी भारत की बेटियां फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में बैठकर देश के आसमान की रक्षा कर रही हैं। यह केवल परिवर्तन की कहानी नहीं है मेरे मित्रों, यह नए भारत की शक्ति की कहानी है। आज हमारी बेटियां आर्म्ड फोर्सेस में लीडरशिप रोल्स निभा रही हैं, स्पेस मिशंस का वो हिस्सा बन रही हैं और स्टार्टअप्स शुरू कर रही हैं, और देश की इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को वो एक नई दिशा भी दे रही हैं। ये सारी चीजें उन सपनों का रिफ्लेक्शन है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, जिन लोगों ने गोवा की मुक्ति दिलाई थी। साथियों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी तो दिला दी, लेकिन उस आजादी का सम्मान करना अब हमारी जिम्मेदारी है। आजादी का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सकते हैं, यही आजादी नहीं है। केवल आजादी का अर्थ यह भी है कि हम अपनी स्वतंत्रता के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने उत्तरदायित्व को भी समझें। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, और यह बात विशेष रूप से मैं अपने देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, क्योंकि भविष्य के इस देश की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों के ऊपर जानी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक जिम्मेदारी दी है कि हम देश की यूनिटी को मजबूत करें और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, उन संवैधानिक मूल्यों की हम रक्षा करें, हम कानून का पालन करें और राष्ट्र हित को अपने व्यक्तिगत हितों से बराबर ऊपर बनाकर रखें। इस स्वतंत्रता को तथा इसके भाव को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी अन्य की नहीं है, किसी दूसरे देश में रहने वाले लोगों की नहीं है, बल्कि वह हमारी है, आपकी है, देशवासियों की। साथियों, इसके लिए जरूरी है कि इन सत्याग्रहियों की कहानियों को याद रखा जाए, और मैं डॉक्टर प्रमोद सावंत आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। सदैव गोवा मुक्त में जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उनको गोवा ही नहीं सारा देश याद रखे, और आने वाली जो नई पीढ़ी है वह भी इन हुतात्माओं के प्रति अपना शीश झुकाकर उनका नमन करे। इसलिए आपने यह स्मारक बनाया है, इसलिए बधाई के पात्र। उनका बलिदान केवल इतिहास की पुस्तकों में नाम और तारीख बनकर न रह जाए, इसके लिए आपने यह बनवाया है स्मारक। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां उन नामों के पीछे के चेहरों को जाने, उनके संघर्षों को समझें, और उन्होंने जो त्याग किया है उस त्याग से वह प्रेरणा ले।
आज के दिन यदि हम कोई निश्चय कर सकते हैं, यदि हम कोई संकल्प लेना चाहिए हमें, तो हम आपसी मतभेद बुलाकर पूरे राष्ट्र हित का यह प्रश्न खड़ा हो, हम सभी एकजुट हों, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें, यह संकल्प लेने की जरूरत है। और मैं मानता हूं यही हमारा संकल्प, देश को मजबूत बनाने का संकल्प, देश को ताकतवर बनाने का संकल्प, देश का मस्तक दुनिया में ऊंचा करने का संकल्प, यही इन स्वच्छ सेनानियों के प्रति जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई है, अपना बलिदान दिया है, उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हर व्यक्ति की। सचमुच मैं कहना चाहता हूं, आज मैं यहां पर खड़ा होकर बहुत ही अभिभूत हूं। यह केवल शब्दों के माध्यम से उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं, हृदय की भावनाओं से मैं बहुत ही अभिभूत हूं। और यह स्थान पूरे भारत के लिए मैं कह सकता हूं, यह तीर्थ स्थान बन जाएगा, तीर्थ स्थान बन जाएगा। मैं जाकर इस गाथा को जहां जहां जाऊंगा मैं लोगों को सुनाऊंगा। मैं उन सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने पत्रा देवी की पवित्र भूमि पर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं सहोदरा देवी की अदम्य साहस को भी नमन करता हूं, जिन्होंने घायल शरीर के साथ भी तिरंगे को नहीं छोड़ा। मैं कर्नैल सिंह बेनीपाल के बलिदान को नमन करता हूं, जिन्होंने युवा अवस्था में ही देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। मैं मधुकर दामोदर चौधरी जी, राम सिंह जी, कल्याण शर्मा जी और उन सभी 22 बलिदानियों को नमन करता हूं जिन्होंने पत्रा देवी पर स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनका बलिदान भारत के इतिहास में मेरे मित्रों अमर रहेगा। उनकी स्मृति हमें सदैव इंस्पायर करती रहेगी, प्रेरणा देती रहेगी। यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों को भी यह याद दिलाता रहेगा स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है, और उस स्वतंत्रता, उस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारी कितनी बड़ी यह जिम्मेदारी है। हमें याद रखना होगा कि पत्रा देवी स्मारक हमें अतीत की ओर देखने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए, भविष्य की ओर बढ़ने की हमको प्रेरणा देता है। मैं खासकर हमारी युवा पीढ़ी, देश के नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, आप सभी जब भी गोवा आए तो इस स्थल पर एक बार जरूर आकर अपना मस्तक झुकाएं, इन बलिदानियों को नमन करें, उनके संघर्ष को जानें, उन्हें समझने का प्रयास करें कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, हमारे देशवासियों ने, हमारे पूर्वजों ने। क्योंकि जो पीढ़ी, साथियों, जो पीढ़ी अपने इतिहास को जानती है वही अपने भविष्य को सही दिशा दे सकती है। जो अपने अतीत को ही नहीं जानेगा वह भविष्य को क्या दिशा देगा। आप यहां से केवल एक सेल्फी भर लेकर मत जाइएगा। नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूं, गोवा के नौजवानों से, देश के नौजवानों से, आप यहां पर आइए तो केवल एक सेल्फी लेकर मत जाइएगा। जाइएगा तो यहां से एक प्रेरणा लेकर जाइएगा, इंस्पिरेशन लेकर जाइएगा कि जिस भारत को हमारे वीरों ने स्वतंत्र कराया है और हमें और अधिक शक्तिशाली और अधिक आत्मनिर्भर और अधिक विकसित इस भारत को बनाना है, यह संकल्प लेकर जाइएगा। साथियों, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में आज एक ऐसे विकास मॉडल की ओर हमारा यह गोवा बढ़ रहा है जहां विकास भी है और विरासत भी है। यह कहने के लिए मैं बाध्य हूं, यहां विकास भी है और विरासत भी है। एक और श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर, अगवाड़ा सेंट्रल जेल म्यूजियम, कोटी तीर्थ कॉरिडोर, एकादश तीर्थ यात्रा और पुण्य भीम गोमंतक म्यूजियम के माध्यम से गोवा की सांस्कृतिक विरासत को भी संजोया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर न्यू जुआरी ब्रिज, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्वयं पूर्ण गोवा, मुख्यमंत्री कौशल्य पथ और महाजे घर योजना के माध्यम से आधुनिक गोवा का निर्माण हो रहा है। यानी गोवा अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मेरे मित्रों, यह आप ना महसूस करते हो, देश महसूस कर रहा है। और विकास भी और विरासत भी के मंत्र को यह हमारा गोवा चरितार्थ कर रहा है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। हमारा गोवा
इसी तरह से भविष्य में लगातार नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं उन बेटियों को और जो लोग भी इस कार्यक्रम में वो इस गायन का नाम क्या था? स्वागत गीत नहीं, और कोई देशभक्ति का गीत, जो देशभक्ति का गीत गाया है, स्वागत गीत तो चलता रहता है, बहुत ही अच्छी तरह गाया है। सारी बेटियों को अपनी तरफ से मैं आशीर्वाद देता हूं। आप सबको भी, जिन लोगों ने संगीत के माध्यम से एक धुन दी है, और गोवा की जनता को भी, और यहां पर आप जैसे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, आप सब के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए और पुनः डॉक्टर प्रमोद सावंत के लीडरशिप की गवर्नमेंट को बधाई देते हुए और अपनी हुतात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।